इस पाठ के अंदर हम एनसीईआरटी कक्षा 12 इतिहास भाग संख्या 1 के अध्याय संख्या 2 के अंतर्गत हम एक आरंभिक साम्राज्य के बारे में देखेंगे, यानी जो मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना किस तरीके से होती है। जो मगध साम्राज्य है वो विभिन्न वंशों के अंदर किस तरीके से उत्कर्ष को प्राप्त करते हुए एक बड़े साम्राज्य का रूप ले लेता है। और यहाँ पर बाद में चल कर के जैसे हम प्राचीन वंश की बात करें जो पिछले पार्ट में हम कर चुके हैं, बृहद्रथ वंश माना जाता है। हालांकि उसके बाद क्रमबद्ध हर्यक वंश माना जाता है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश है, फिर नंद वंश है और नंद वंश की समाप्ति करके फिर मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो और उस मौर्य वंश के बारे में हम किस तरीके से जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। फिर एक जो साम्राज्य होता है यानी जो मौर्य साम्राज्य उसका प्रशासन किस तरीके से संगठित होता है, प्रशासन को कैसे चलाया जाता है। जो मौर्य साम्राज्य था या जो कह सकते हैं सम्राट थे, उस सम्राट के अधिकारी जो लोग होते थे वो क्या क्या कार्य करते थे। इसके अलावा जो मौर्य साम्राज्य वो कितना महत्वपूर्ण था, इन सारी बिंदुओं पर हम देखेंगे। इसके अलावा इसमें अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम देखेंगे, वो है राजधर्म के नवीन सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम दक्षिण के राजा और सरदारों के बारे में देखेंगे। इसके अलावा हम देवीय राजा के बारे में देखेंगे। देवीय राजा के या देवत्व का जो सिद्धांत है जिसके अंदर हम कुषाण शासकों और गुप्त शासकों के बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें विशेष रूप से हम कुषाण शासक कनिष्क और गुप्त शासक समुद्रगुप्त के जो देवीय सिद्धांत है उस सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार विद्यार्थियों एवं मित्रों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका अपने परिवार स्टडी 58 के अंदर स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी भी 80% से ज़्यादा जो व्यूवर्स है उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो अब आप मेरे साथ इतिहास को रटे नहीं बल्कि समझे। तो यहाँ थोड़ा पार्ट लंबा हो सकता है, लेकिन आपको हर एक बात को अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस एक आरंभिक साम्राज्य को देखने से पहले हम थोड़ी यहाँ भाषाएं और लिपियों के बारे में देखेंगे। हालांकि अध्याय संख्या 1 में इन दोनों में मैं अंतर के बारे में स्पष्ट बात कर चुका हूँ। यह अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है वो कौन सी प्राकृत क्या है, एक भाषा है प्राकृत भाषा में, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले पश्चिमोत्तर जो कौन सा इलाका जो भारत का पश्चिमोत्तर यानी जो अफगानिस्तान वाला रीजन है, तो उसके अंदर जो मिले अभिलेख वो किस भाषा में, वो अरामीक और यूनानी भाषा के अंदर मिलता है, जिसे हम ग्रीक भाषा भी कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग अरामीक और यूनानी भाषा जानते थे। तो अशोक ने क्या किया था, अपने साम्राज्य के अंदर जो भी लोग थे अलग अलग भागों के अंदर उन लोगों को समझ में आए उसी भाषा के अंदर जो अपने आदेश है उन आदेशों को शिलाओं पर स्तंभों पर क्या करवाया था, उत्कीर्ण करवाया था। तो अशोक अपने समय का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शासक था और उसने अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों को एक भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार प्रयोग में किया था, जिसका प्रयोग ऐसा माना जाता कि उसने ईरान का जो शासक था दारा प्रथम उससे सीखा था। अब जो भी बातें होती है, अब ये कहाँ तक उचित या अनुचित वो अलग है, लेकिन ऐसा माना जाता है। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, देखो प्राकृत भाषा है जबकि ब्राह्मी क्या है, लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख ख्रोष्टी लिपि में लिखी गई। कौन सी लिपि है, ख्रोष्टी लिपि के अंदर। अरामीक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान से मिले अभिलेखों में किया गया। अभी हम मैप देखेंगे इसमें। तो इस मैप के अंदर देखोगे ये अफगानिस्तान वाला इलाका है, यह मानसेरा शाहबाज गढ़ी नामक जो अभिलेख मिले वो इसी में इधर ये कंधार पड़ता है। तो ये वो पश्चिमोत्तर वाला जो उस समय के भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र है। बाकी ये सारे स्थान जैसे यहाँ ये गुजरात वाला गिरनार, इधर कालसी, टोपरा वगैरह, बेराट, भाबरू, ये सारे के सारे अशोक के अभिलेख है। फिर इधर पूर्वोत्तर भारत के जो अभिलेख है, ये जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है जिसमें कलिंग, शिशुपालगढ़ है, जोगढ़ क्षेत्र है, ये पाटलिपुत्र जो अशोक की राजधानी हुआ करती थी, यहाँ महत्वपूर्ण जो नेपाल वाले क्षेत्र है यहाँ भी अशोक के अभिलेख मिले। और सबसे ज़्यादा ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है, यहाँ भी अशोक के बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं। जबकि सुदूर दक्षिण का जो ये राज्य है, यहाँ आप देख सकते हो जो अलग अलग चिन्ह महाशिलालेख यानी जो बड़े अशोक के 14 जो शिलालेख उनके लिए रेड कलर में बताया गया है, जबकि लघु शिलालेख जो संख्या में 7 मिले उनके लिए अपने
स्तंभ लेकर जो वो साथ मिले, तो ये अलग अलग प्रकार से इनका क्या किया गया, उल्लेख किया गया। जबकि यहाँ पर आप केरल पुत्र जिसको चेर भी कहते हैं, और इधर पांडे हैं, चोलेर और कहीं इन चारों को अलग भी बताया गया है। तो ये जो साम्राज्य अशोक के राज्य से भी बाहर थे, यानी अशोक के साम्राज्य में ये इलाके क्या थे, सम्मिलित नहीं थे। अब इसमें ये जो दक्षिण वाला इलाका, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, और यहाँ पर जो बीच में जो दक्कन का पठारी वाला भाग है, तो इन सभी भागों के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से एक आरंभिक जो साम्राज्य उसकी स्थापना होती है। तो हमने पहले वाले पार्ट के अंदर पढ़ लिया था कि जो मगध नामक एक साम्राज्य उसकी क्या हो जाती है, स्थापना होती है। यानी जो 16 जनपद होते हैं, या 16 जनपद नहीं कहेंगे, उसके लिए महाजनपद शब्द का प्रयोग करेंगे। तो 16 जो महाजनपद होते हैं उनमें से क्या होता है, जो मगध जनपद होता है वो क्या बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। वैसे इस मगध के बारे में शुरुआत में भी बताया कि यहाँ बृहद्रथ नामक एक प्राचीनतम वंश माना गया, जिसका कुछ समय वैसे निश्चित नहीं किया जा सका, लेकिन बाद में जो समय अनुसार जो हमें वर्णन प्राप्त होता है उसमें से हम एक वंश को देखते हैं जिसका नाम है हर्यक वंश, है ना, हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद में अगला जो यहाँ पर वंश आता, उस वंश का नाम है शिशुनाग वंश, और उसके बाद आता नंद वंश, और नंद वंश का विनाश करके ही मौर्य वंश की स्थापना होती है। जब चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश का जो अंतिम शासक होता है घनानंद, उस घनानंद को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। अब देखते हैं इसको डिटेल से। मगध के विकास के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, विभिन्न जो राजवंश है उसके नेतृत्व में मगध उत्तरोत्तर क्या करता गया, विकास करता गया। जैसे हरेक वर्ष के अंदर हम देखते हैं बिंबिसार जैसे शासक थे, अजातशत्रु जैसे बड़े महत्वपूर्ण शासक हुए। नंद वंश में भी महापद्म नंद जैसे बड़े ही महत्वपूर्ण शासक इस वंश के अंदर होते। तो इसके साथ साथ साम्राज्य का क्या होता है, फिर मौर्य साम्राज्य को उदय। हालांकि मौर्य साम्राज्य भी एक बाद में डिक्लाइन कर जाता है, और मौर्य साम्राज्य के बाद जो शुंग साम्राज्य उसकी स्थापना होती है 184 ईसा पूर्व के आसपास। फिर चुंग साम्राज्य का भी विनाश होता है और उसकी जगह कण्व साम्राज्य की स्थापना होती है। बाद में कण्व साम्राज्य का भी विनाश हो जाता है और उसकी जगह सातवाहन साम्राज्य की स्थापना होती है। तो इस तरीके से इतिहास आपको एक क्रम भी दिखाता है और कहता है कि यहाँ कोई भी चीज़ें स्थायी नहीं है। जैसे किसी भी चीज़ का एक जो छोटे रूप में होती है वो बड़ी होती है, बड़ी होकर फिर अपने विकास की जो चरम अवस्था उसको प्राप्त करती है, और उसके बाद उसका भी क्या हो जाता, पतन हो जाता, डिक्लाइन हो जाती है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका समय लगभग 321 ईसा पूर्व का जो माना जाता का शासन तो कहाँ पर था, पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक भेजा था, जो फैला था। अफगानिस्तान तो आप वर्तमान देश, बलूचिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर स्थित, जो मैप के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर हम इसके जो सन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये जो आप मैप देख रहे हो इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो पाकिस्तान वाला इलाका है, ये तो आपकी जो सिंधु नदी है, इसके बाद उसकी सहायक नदियाँ। तो इधर वाला ये जो पाकिस्तान का थोड़ा इलाका पड़ता है जो बलूचिस्तान के नाम से जानता, बाकी ये कंधार वगैरह इधर वाला ये इलाके ये अफगानिस्तान के अंतर्गत अवस्थित हैं। अब हम कर लेते हैं इसके सन की बात। देखो अधिकतर बुक्स के अंदर इसके सन एक मत नहीं, अलग अलग मिलते। अब इन सन की बात करें तो एनसीईआरटी में 321 ईसा पूर्व, जैसे राजस्थान बोर्ड की जो अभी जैसे 2020-21 तक जो पुस्तक चलती थी उसके अंदर यही चंद्रगुप्त मौर्य का सन 322 ईसा पूर्व बताया गया है। इसके अलावा कई सारी बुक है जैसे उपेंद्र सिंह जैसे ऐसी पुस्तकें जिसमें इसको 324 ईसा पूर्व का भी इसको कालक्रम बताया गया है। तो ऐसा कालक्रम का जो निर्धारण है उसके लिए हर विद्वान अलग अलग साक्ष्य और स्रोतों के आधार पर इनका क्या करता है, निर्धारण करता है। क्योंकि मौर्य वंश के शासकों का जो इनके अभिलेखों आदि में कहीं इनकी डेट नहीं लिखी गई, तो इनकी डेट का निर्धारण अधिकतर चीनी स्रोतों के आधार पर या जो भगवान बुद्ध थे उनसे संबंधित जो साक्ष्य या उनका जो महापरिनिर्वाण का समय उसके बाद से माना जाता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देता हूं आपको जिससे आपको पता चल जाएगा कि जैसे अशोक का शासन पता करने के लिए क्या करना पड़ता है। इतनी जानकारी मिलती है कि अशोक का शासन जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब उनकी जो मृत्यु है, मृत्यु के 218 वर्ष बाद में अशोक क्या बनते, शासक बनते। अब मौर्य साम्राज्य की बात करें तो ये कुल 137 वर्ष तक ये राज्य, जैसा कि हमें पुराणों से इनकी जानकारी मिलती है। और
वैसे मैं प्रामाणिक बात करूं कि जो गौतम बुद्ध थे उनका महापरिनिर्वाण मतलब उनकी जो मृत्यु थी, वो मृत्यु का जो प्रामाणिक समय, वैसे अलग अलग डेट इस पर विद्वानों के अंदर क्या थे, मतभेद भी हैं, लेकिन 483 ईसा पूर्व इसमें माना जाता है। तो इसके बाद में ही क्या था, मौर्य वंश के जो अन्य शासक हैं उनके कालक्रम का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। तो आप कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इस साक्ष्य को आप महत्वपूर्ण मानिए, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर जो लिखी बात है उसे प्रमाणिक माना जाता है और ऑथेंटिक भी माना जाता है, जिससे आप कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी आप क्या करते, अपने जो प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में इसका प्रयोग में ले सकते हैं। तो इसलिए आप इसी चीज़ को आप सही मानोगे। उनके पौत्र मतलब पोता, किसका पोता, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था, अशोक, जिसे आरंभिक भारत का सर्व प्रसिद्ध क्या माना जाता था, शासक माना जाता था, जो वर्तमान समय तक इतनी समय के बाद भी आज भी अशोक और उसकी नीतियां उतनी ही महत्वपूर्ण हैं और उतनी ही प्रसिद्धि प्राप्त हैं। कलिंग, जो आधुनिक उड़ीसा वाला क्षेत्र, जो मैंने अभी आपको मैप में बताया तो पर विजय प्राप्त की थी, जो कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के अंदर, यानी जो लगभग 261 ईसा पूर्व के अंदर अशोक ने इस क्षेत्र पर क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। अब देखो मैं इसका थोड़ा सा आपको इनके सभी शासकों का कालक्रम बता देता हूँ। अब इन कालक्रम से ही हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो कालक्रम के अंदर हमें ज़्यादा नहीं समझना है, हमें मौर्य वंश के 3 खास शासक, उन्हीं के बारे में ही जानकारी हमें क्या करनी है, प्राप्त करनी है, जिसमें पहला शासक नाम आ गया चंद्रगुप्त मौर्य। इसका समय जो 321 ईसा पूर्व से कहाँ तक माना जाता है, 298 ईसा पूर्व तक। देखो चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं अपने गुरु चाणक्य, जिसे कौटिल्य या जैसे राजस्थान बुक्स में उसका नाम विष्णुगुप्त भी बताया गया इनके गुरु का नाम, हालांकि कई सारी बुक्स के अंदर ये भी बताया गया, जैसे रोमिला थापर जिसने बताया है कि ये विष्णुगुप्त नामक अन्य व्यक्ति था जिसने इस जो चाणक्य के जो लिखे हुए ग्रंथ है उस ग्रंथ के अंदर कुछ और बातें ऐड की थी या संशोधन जो भी कुछ किया था। तो ऐसी बातें हम जानते, तो कुछ ये आपके नॉलेज के लिए मैंने बताई थी। तो वहाँ तक माना जाता है। और 298 ईसा पूर्व बाद में क्या होता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो समय का अंतिम समय होता है उसमें मगध में अकाल पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन साधु होते हैं भद्रभाव, उसके साथ दक्षिण भारत चले जाते हैं कर्नाटक वाले क्षेत्र में, और वहाँ वो जैन धर्म स्वीकार कर लेते हैं। और श्रवण बेलगोला जो मैसूर के निकट वहाँ पर है कर्नाटक में, वहाँ पर जैन धर्म के अंदर एक पद्धति होती है सलकना पद्धति, जिसमें व्यक्ति अपनी मृत्यु का वर्ण संवय करता है और खाना पीना जो भी उसकी इच्छा अनुसार छोड़ देता है मृत्यु प्राप्त होने तक। तो उस पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर का त्याग कर लिया और जाते समय ये अपना राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को देकर के, देखो ये बिंदुसार हैं और वो हर एक वंश का था बिंबिसार। तो बिंदुसार का समय हम 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक मानते हैं। कुछ बुक्स में 272 ईसा पूर्व भी यह लिखा हुआ है। और बिंदुसार के बाद कौन बनता है, ये अशोक शासक बनता, अशोक महान या अशोक मौर्य के नाम से हम इसे जानते हैं। हालांकि अशोक के बारे में जितनी विवादास्पद बातें उतनी शायद किसी अन्य के बारे में नहीं होगी। इसका व्यक्तित्व अपने आप में एक अद्भुत ही है। तो अशोक है, इसको प्रारंभ में राज्य ऐसा ही नहीं मिल जाता, ये अपने भाइयों की हत्या करके ही अपना राज्य प्राप्त कर पाता। और कहा जाता वास्तविक अधिकारी सुसीम होता। और बिंदुसार भी अशोक को क्या करता, पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी अशोक क्या करता, षड्यंत्र के माध्यम से जो एक मुख्यमंत्री होता है उस मंत्री की सहायता से राज्य को हड़प लेता है। तो अशोक का जो शासनकाल है वो 273 ईसा पूर्व से माना जाता है, लेकिन उसका राज्याभिषेक कुछ समय बाद यानी 269 ईसा पूर्व के आसपास हुआ माना जाता है। 4 वर्ष तक वो सत्ता संघर्ष चलता, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो इसका अब सब पॉइंट देखेंगे। इसका पहला सब पॉइंट क्या है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यानी वो कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ से हम मौर्य वंश की जानकारी जुटा पाते हैं, तो उनके बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोत, साक्ष्य या प्रमाण कहते हैं उनका उपयोग किया। इनमें पुरातात्विक प्रमाण, जो भी पुरातात्विक वस्तुएं मिली है तो उनको भी शामिल किया, जिसमें विशेष रूप से जो मौर्य काल की मूर्ति कला उसके बारे में।
मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण मतलब दोबारा इसको लिखना। अब इतिहास तो उस समय मौर्य वंश का बहुत वैभवशाली था, लेकिन समय के साथ नष्ट हो गया। तो अब क्या करना पड़ा, इतिहासकारों को इन पुरातात्विक प्रमाणों, साहित्यिक प्रमाणों आदि जो भी प्रमाण मिलते हैं उनके आधार पर इतिहास को दोबारा लिखना होता है। हेतु समकालीन, समकालीन यानी उस समय की जो रचनाएं होती है वो मूल्यवान सिद्ध हुई उनके माध्यम से। अब रचनाएं आगे हम देखेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगस्थनीस, जिसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। हालांकि ये मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो बाकी यूनानी जो लेखक है उनके जो पुस्तक है उनके अंदर इसके उद्धरण अंकित है। आप देखो मेगस्थनीस क्या था, जो चंद्रगुप्त मौर्य और एक यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। तो इन दोनों के बीच में 305 ईसा पूर्व के आसपास युद्ध होता है। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, सेल्यूकस को हरा देते हैं। उसके बाद दोनों के बीच में एक संधि होती है और चंद्रगुप्त मौर्य जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री होती है हेलेना, उसके साथ विवाह करते हैं और इसके बदले में सेल्यूकस उसे अफगानिस्तान वाले काबुल, हेरात, मकरान तट वाले ये कुछ इलाके चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करते दे देते और अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर देते। फिर दोनों के संबंध अच्छे स्थापित हो, इसके लिए जो राजदूतों का आदान प्रदान होता। तो ये मेगस्थनीस जो सेल्यूकस निकेटर इसका राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आज इसके कुछ ही अंश उपलब्ध जो मैं जैसा कि मैंने बताया। एक और स्रोत है जिसका उपयोग प्राय किया जाता है वो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना ये कौटिल्य को या चाणक्य इसने की थी। संबंध इसके कुछ भागों की रचना चाणक्य या कौटिल्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के क्या थे, मंत्री थे, उनके गुरु भी माने जाते। हालांकि इसमें यह मैं कहानी बताऊंगा थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। तो कक्षा जो 12 आरबीएससी बोर्ड के अंदर जो पुरानी पुस्तकें चलती थी उससे संबंधित जो अध्याय संख्या 2 था उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया हुआ है। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों और संस्कृत वाग्दम यानी जो संस्कृत काव्य या ग्रंथ है उनमें हमें भी देखने को मिलता है और अधिकतर हमें बौद्ध धर्म से ही संबंधित जानकारी। यद्यपि उक्त साक्ष्य देखो क्यों मिलती है, जैन जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैन था तो जैन धर्म के लोगों ने उनके बारे में लिखा। अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया तो बौद्ध धर्म के अंदर अशोक के बारे में ज़्यादा लिखा गया। तो ये साक्ष्य बड़े उपयोगी, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्राय सबसे मूल्यवान होते, क्योंकि इसके बारे में मैंने कल बात की थी कि अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है। पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा तो चैनल पर या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए और इस प्ले लिस्ट का लिंक जो मैं है ऊपर जो आई बटन है उस आई बटन में दे दूंगा। तो अशोक पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाया। अब देखो इसका लिखाने का उद्देश्य क्या था। तो अशोक देखो बाद में अशोक का जो व्यक्तित्व तो उसको समझना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अशोक प्रारंभ में बड़ा ही क्रूर शासक था, खून का बड़ा प्यासा था और इसमें दूसरों का खून बहाने में, दूसरों को परेशान करने में इसको बड़ा मजा आता था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अशोक ने अपने विरोधियों को सजा देने के लिए एक अपने साम्राज्य के अंदर नरक की भी रचना कर रखी थी। एक जैसे कहावत है कि एक बार उसके अंतपुर की कुछ महिलाओं ने, क्योंकि अशोक का जो चेहरा वो अच्छा नहीं था, वो कुरूप था, उसका मजाक उड़ा देता था, तो अंतपुर की उन सारी जो महिलाएं थी उनको उसने आग के अंदर जिंदा जलवा दिया था। और बहुत साक्षी तो बहुत वर्णन करते कि वो अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना। जो कुछ भी हो, प्रारंभ के अंदर अशोक का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा ही क्रूर माना जाता है। लेकिन बाद में जो कलिंग का युद्ध होता है, कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और फिर उसी हृदय परिवर्तन ने अशोक को क्या बना देता, महान बना देता है। अब वो प्रजा पालक बन जाता है, पितृत्व का सिद्धांत देता है और प्रजा को अपने पुत्रों की तरह पालन करना अपना क्या मानता है, कर्तव्य मानता है। और इसके लिए वो क्या करता है, उसके आदेश प्रजा तक हूबहू तरीके से जाए। तो इसके लिए उस अशोक ने क्या किया था, पत्थरों और पॉलिश किए स्तंभों पर लिखवा दिया ताकि उसके अधिकारी उसके आदेशों में हेर फेर नहीं करे, जनता के ऊपर क्या करे, अत्याचार नहीं करे और उससे डर कर भी रहे। क्योंकि जब स्तंभों पर लिखी हुई बातें होंगी तो जनता को होगी, तो अधिकारी उसका क्या होगा, उस राजा की बात की अवहेलना नहीं कर पाएगा। जैसे वर्तमान में भी सरकार क्या करती है, काफ़ी सारे जैसे होर्डिंग बोर्ड है, आजकल जैसे विज्ञापन होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है,
चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या बोर्डिंग के जो होर्डिंग वगैरह लगाते हो उसके माध्यम से हो। तो वैसी ही चीज़ें कुछ अशोक की थी। तो उस समय में अशोक ने जनता की जानकारी के लिए और अपने अधिकारियों के लिए, सबके लिए वो उन जो अपने आदेशों को पत्थरों पर लिखवा दिया था, ताकि अधिकारियों एवं आम जनता तक उसके आदेश पहुंच जाएं। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। धर्म ये पाली भाषा का शब्द है। ये धर्म का मतलब है, धर्म को पाली भाषा में धर्म कहते हैं और धर्म ध्र धातु से निकला, जिसका मतलब क्या होता है, धारण। तो वो नियम जो क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को धारण करते हैं। तो अशोक ने जो धर्म की परिभाषा है अपने दूसरे स्तंभ लेख के अंदर ली है, जिसमें वो बताता है कि धर्म क्या विभिन्न जातियों, वर्गों आदि के लिए जो आचारों की या जो नैतिक, आध्यात्मिक और उसके नैतिक उत्थान की जो आचारों की संहिता उसने अभिलेखों के अंदर जो प्रस्तुत की है, उसे ही क्या कहा गया, धम्म कहा गया है। जिसमें मुख्य बातें क्या हैं, बड़ों के प्रति आदर करना, यानी जो बड़े लोग हैं उनके प्रति आदर का भाव रखना। सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति क्या रखना, उदारता रखना। या सन्यासियों बौद्ध धर्म के जो भिक्षु उनके लिए प्रयोग होता है, उनके प्रति उदारता रखना, उन्हें दान देना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार करना, उनके खिलाफ सख्त व्यवहार नहीं करना। दूसरों के धर्मों के, यानी जो अन्य धर्म हैं, जैसे अशोक संरक्षण तो किसको दे रहा है, बौद्ध धर्म को, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी धर्मों को दबा रहा। जैसे उसमें दो प्रकार के धर्म थे, वैसे बौद्ध धर्म और दूसरा महत्वपूर्ण ब्राह्मण धर्म था, जैन धर्म भी था। तो इन धर्मों और जो अन्य जो परंपराएं हैं, जो अन्य संप्रदाय भी थे, जो हम अगले अध्याय के अंदर देखने वाले हैं, तो उनकी परंपराओं का भी क्या करें, आदर करें। मतलब कहने का मतलब है धर्म निरपेक्ष रूप से अशोक ने प्रयास किया था, और जो सही सुनता है उसको स्पष्ट करने का, लोगों के अंदर उसकी नींव जमाने का कार्य किया था। अशोक का हमने जो ये एक अशोक स्तंभ है, जिसको आप देख सकते हो, जो सिंह शीर्ष है, यानी इसके शीर्ष के ऊपर 4 सिंह जो एक दूसरे से क्या हैं, पीठ सटाकर बैठे हुए, बीच में ये जो अशोक चक्र भी कहा जाता है। और यहाँ पर इसके भाग के अंदर जैसे बैल, घोड़ा जैसे अलग अलग पशु आकृतियाँ भी बनी हुई है, और इसका ये उल्टा कमल जैसा नीचे का ये भाग बना हुआ, और इसके नीचे क्या है, स्तंभ हैं अशोक के। तो अशोक के स्तंभ अधिकतर इसी टाइप के बने हुए हैं, यानी उसकी स्तंभों के जो शीर्ष भाग में वहाँ कुछ न कुछ पशु जो आकृतियाँ, उनका क्या होता है, हमें अंकन देखने को मिलता है। अगला जो हम पॉइंट देखेंगे वो भी बड़ा, ये पॉइंट क्या है, ये है साम्राज्य का प्रशासन, यानी जो मौर्य साम्राज्य उसका प्रशासन कैसे चलता था उसके बारे में देखें। तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। इसको अभी आपको मैप में भी दिखाऊंगा। जो इसका मुख्य, यानी जो मध्य प्रांत था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना कहते हैं, और 4 जो प्रांतीय केंद्र थे, जिसकी एक की राजधानी तक्षशिला थी, जिससे हम उत्तरापथ कहते हैं, और दूसरा एक था जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और इसके अलावा जो कलिंग था उसकी तोसली थी। जो दक्षिण वाला प्रांत था उसकी राजधानी, जो दक्षिणापथ कहते हैं, उसकी राजधानी क्या थी, सुवर्णगिरी थी। तो ये इस तरीके से उसके साम्राज्य के 5 महत्वपूर्ण प्रांत थे, जिसको हम यहाँ पर मैप के माध्यम से हम क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। इस मैप के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा। तो एक तो ये जो प्रांत था जिसकी राजधानी जो उत्तरापथ तक्षशिला थी, ठीक है, एक प्रांत, और दूसरा जो मध्य प्रांत था जिसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। एक प्रांत जो यहाँ था जिसकी राजधानी क्या थी, उज्जैनी थी। कौन सी राजधानी इसकी थी, उज्जैनी थी। इसके अलावा एक जो कलिंग है, इसकी राजधानी यहाँ अलग से नहीं लिखी है, तोसाली थी इसकी राजधानी, धोलिया इसको तोसाली के नाम से। इसके अलावा अशोक का एक जो प्रांत था यहाँ दक्षिण के अंदर, जो दक्षिणापथ था, वो यहाँ पर स्थित कर्नाटक के अंदर था, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। तो इस तरीके से ये अशोक के जो साम्राज्य के अंदर, वैसे प्रारंभ के अंदर जो मौर्य साम्राज्य के अंदर केवल 4, यानी एक तो मुख्य केंद्र पाटलिपुत्र और 3 अन्य क्षेत्रीय केंद्र थे। लेकिन अशोक ने जैसे ही अपने शासनकाल के अंदर क्या किया था, कलिंग को जीतकर एक अलग प्रांत बनाया, वैसे ही प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी, या 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र बनकर उभरे थे। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया। ये जो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र या प्रांतीय केंद्र, यदि हम इन अभिलेखों, कौन से अशोक के अभिलेख, उनका परीक्षण करें तो पता चलता, जो मैप में देखा, विभिन्न प्रकार के जो अशोक के अभिलेख है वो कहाँ कहाँ अवस्थित हैं। आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड,
तक हर स्थान पर ऐसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य को प्रशासनिक व्यवस्था संभाल, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके बारे में हम आगे भी समझने का प्रयास करेंगे। इतना बड़ा साम्राज्य जिसकी भाषा वगैरह सब प्रकार का अलग अलग है और इतने बड़े क्षेत्र में उस समय द्रुत गति के कुछ साधन भी ना होते थे, तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था एक समान रहना संभव नहीं है। यानी कुछ क्षेत्र पर अशोक का सीधा नियंत्रण रहा होगा, वहाँ उसके आदेश थे, लेकिन बाहर वाले क्षेत्रों में प्रशासन थोड़ा शिथिल भी रहा होगा। इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसा संभव नहीं था साम्राज्य में। अब देखो साम्राज्य में क्या था उसके बारे में हम देखने का प्रयास करें। ये अशोक के अभिलेख देख लीजिए यहाँ पर, है ना, ये सारे जो कहाँ पर बैराट भाब्रू, आप इस वीडियो को रोककर देख लीजिए, तो उसकी साम्राज्य की सीमाओं पर स्थितियाँ स्पष्ट इसका लिखा। तो साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध थे और भिन्न भिन्न प्रकार के थे, एक जैसे नहीं थे, तो शासन व्यवस्था एक प्रकार की होना संभव भी नहीं है। कहाँ अफगानिस्तान का पहाड़ी क्षेत्र, इधर कहाँ उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र, यानी इसके भौगोलिक स्थिति, फिर गंगा के मैदान, है ना, तो हर प्रकार का दक्कन का पठार, तो सबकी अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ जो कि क्या करते थे, सांस्कृतिक परिवेश आदि को क्या करते थे, महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते थे। तो इतने बड़े क्षेत्र में एक जैसी व्यवस्था नहीं हो सकती। ये संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी जो पाटलिपुत्र थी वहाँ और उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा होगा। जो 4 अन्य प्रांतीय हमने केंद्र अभी ऊपर देखे वहाँ पर रहा। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया, यानी महत्वपूर्ण केंद्रों को जहाँ से क्या किया जा सके, अन्य आस पड़ोस के क्षेत्रों पर क्या रखा जाए, नियंत्रण रखा जाए और सबकी कनेक्टिविटी भी एक अच्छी तरीके से बनी रहे। जैसे हम तक्षशिला और उज्जैनी दोनों की लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर थे, ताकि इस मार्ग से होने वाले व्यापार पर भी इनका नियंत्रण रहे और यहाँ से इन मार्गों के माध्यम से आवागमन भी सुलभ हो और उस मार्ग की रक्षा भी की जा सके और सेना का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट अच्छी तरीके से हो सकता था। जबकि सुवर्णगिरी इसका नाम है सोने की पहाड़, जो कर्नाटक के अंदर ही सोना प्राप्त होता था वहाँ से, तो कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयुक्त था, वहाँ से क्या किया जाता था, सोना प्राप्त किया जाता था। अब देखो यहाँ पर कुछ साम्राज्य के लिए आवागमन देखने से पहले एक यहाँ पर हम इसका स्रोत को देख लेते हैं। जो मौर्य सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे उससे संबंधित है, तो जिसमें महत्वपूर्ण है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो अपनी पुस्तक इंडिका में विवरण देता, उसी का एक अंश यहाँ दिया गया है कि साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख करते थे, मतलब सबके काम अलग अलग बांटे, और कुछ क्या करते थे, भूमि मापन का काम करते थे। जैसे हम अशोक के समय राजूक वगैरह आदि विभिन्न अधिकारी देखते हैं तो वैसे अलग अलग थे। जैसा कि मिस्र में होता था वैसा ही अशोक के साम्राज्य में था। कुछ प्रमुख नहरों से क्या था, उप नहरों में छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का क्या करते थे, निरीक्षण करते थे, ताकि पानी सब तक और सही तरीके से समान मात्रा में पहुंच सके, ताकि हर स्थान पर पानी की क्या है, समान आपूर्ति हो सके। इसीलिए वो अधिकारी निरीक्षण किया करते थे। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते थे। किसका, जो पानी का निरीक्षण करते, शिकारियों का भी संचालन, और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड भी देते थे। यानी शिकारियों के कार्य अगर राज्य के लिए अच्छे होते थे तो उन्हें इनाम देते थे, और राज्य के विपरीत होते थे, लोगों को भी अगर कोई नुकसान पहुंचाते तो उन्हें दंड यानी सजा भी देते थे। वे कर वसूली करते थे। ये अधिकारी क्या करते थे, इन शिकारियों से कर वसूली करते थे, अन्य लोगों से भी कर वसूली करते थे, और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण यानी उसकी देखरेख किया करते थे। साथ ही ये लकड़हारा यानी जो लकड़ी काटने वाले थे, बड़े, जिससे हम सुथार या जांगीर खाती आदि के नाम से जानते, ये लकड़ी के काम करने वाले थे। लोहार, ये लोहे के काम करने वाले, और जो खनन करता यानी जो ये ज़मीन से जो चीज़ें उनकी खुदाई करके निकाल, इनका भी क्या करते थे, ये निरीक्षण करते थे। तो ये विभिन्न व्यावसायिक समूह थे और इनका अधिकारी क्या करते थे, इनका नियंत्रण रखते थे, इनका जो निरंतर क्या करते थे, निरीक्षण के माध्यम से। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियाँ दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। तभी तो क्या होगा, व्यापार होगा, सैन्य मूवमेंट भी होगा, आदेशों का आदान प्रदान होगा, गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाएं पहुंचा सकेंगी। इसके लिए क्या होगा, जो भूमि यानी जो सड़क मार्ग या जिसे स्थल मार्ग कहते हैं, नदियों से जो यानी जल मार्ग, इन दोनों से आवागमन जो सुचारू रूप से क्या रहे, जारी रहे।
राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता था। आज भी हम देखते हैं वर्तमान के अंदर इतने तीव्र गति के साधन होने के बावजूद भी कितना समय लगता है। जैसे रेल में आप बैठते हो या बस के माध्यम से जाते हो, हालांकि जैसे वायुयान के माध्यम से आजकल कम समय, लेकिन उस समय तो ऐसे साधन नहीं थे। बैलगाड़ियों के वगैरह से या घोड़े या हाथी के माध्यम से ही लोग क्या करते, आवागमन करते थे या फिर पैदल चला करते थे। तो ऐसी स्थिति में उसमें कई सप्ताह या महीनों का समय लगता था। तो इसका अर्थ ये था कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था करनी होती थी। बीच में जैसे अशोक ने, हम देखते हैं बीच में धर्मशालाएं बनाई थी, जगह जगह सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करवाया था, कुओं का निर्माण करवाया था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की वहाँ चौकियों की भी स्थापना की थी, जिससे क्या होता था, वहाँ से चलने वाले व्यापारी कारवे आदि की क्या करनी पड़ती थी, सुरक्षा करनी पड़ती होगी। ये स्पष्ट प्रतीत होता है, यानी देखने को मिलता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही थी। इसी कारण तो मौर्य साम्राज्य इतना फला फूला और साम्राज्य में सुव्यवस्था बनी रही थी। मैगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति, जिसमें कुल 30 सदस्य होते थे, और ये समिति 6 उप समितियों में बंटी हुई थी, जिसमें प्रत्येक में 5-5 सदस्य होते थे, जिन सबके अलग अलग कार्य, जिसमें से एक का कार्य काम था नौसेना का संचालन करना, यानी जिसको जल सेना भी कहते हैं, उसका संचालन वो करती थी। तो दूसरी समिति थी यातायात और खान पान का संचालन करती। इसका कार्य बड़ा विस्तृत है, जो हम याद देखेंगे। इसका दायित्व क्या था, इसके अलावा इसका काम क्या था, उपकरणों को ढोलने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करते थे, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना था, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवक यानी जो नौकर वगैरह होते थे उनकी नियुक्ति, और जो शिल्पकारों की नियुक्ति करना, जो क्या करते थे, सैनिकों की देखभाल वगैरह करते थे। तीसरी जो उप समिति थी उसका काम था पैदल सैनिकों का जो संचालन, उससे देख। चौथी जो उप समिति थी वो अश्वारोही यानी जो घोड़सेना थी, उस घोड़सेना का कार्य देखती थी। पांचवी रथारोही यानी जो रथ सेना थी उससे संबंधित, और छठी का काम हाथियों की जिससे हस्ती सेना होती थी उसका संचालन करना था। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाने के लिए यानी अटूट बनाने के लिए एक जैसा यानी उसके अन्य अलग अलग भागों का बंटवारा नहीं हो, बनाए रखने का प्रयास किया था। ऐसा करने के लिए उसने धर्म प्रचार के द्वारा भी किया था। तो अशोक ने एक तो इसके लिए क्या किया था, अपनी जो विदेश नीति उसको समसामयिक बना दिया था, और विभिन्न प्रकार के जो आस पड़ोस के राजा लोग थे उनके जो दूतों के आदान प्रदान से उनके साथ संबंध बनाए। इसके अलावा जो धम्म आयोग भी भेजे विभिन्न जगह पर, और इन धम्म आयोगों के माध्यम से भी उनके साथ संबंधों को अच्छी तरीके से किया, और धम्म का भी प्रचार किया, यानी बौद्ध धर्म का वहाँ पर अन्य देशों में भी प्रचार किया था। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक मतलब केवल भारत के लिए, भारतीय उपमहाद्वीप के नहीं थे, संपूर्ण संसार के लिए थे। वो किसी एक ही देश या व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की धरोहर नहीं है, वो संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए और कल्याणकारी और सभी युगों के लिए सार्वयुगीन है। ये सार्वभौमिक के साथ साथ ये कैसे सार्वयुगीन भी है और सार्वजनिक भी है। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में ऐसा। अशोक ने कहा था अगर धम्म लागू होगा तो लोगों के अंदर सदाचार वो लाना चाहते थे, सदाचार होगा तो अपराध की वृत्तियाँ अपने आप कम हो जाएगी, और इससे क्या होगा, व्यक्ति का इस संसार में यानी लौकिक जीवन के साथ साथ में इसके बाद का जीवन के बाद का संसार यानी पारलौकिक जीवन है वो भी अच्छा रहेगा। तो उसके बारे में भी लोगों की चिंता अशोक को रहती, क्योंकि एक जो पिता होता है, पिता को ही अपनी संतानों की जो चिंताएं रहती है। तो इसी कारण अशोक ने जो पितृत्व सिद्धांत दिया, उसने अपनी प्रजा को अपनी संतान माना। तो इसी के आधार पर उसने अपने प्रजा के हित का कार्य किया था। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात या धम्म कई बुक्स में जैसे धम्म महापात्र भी मिला नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। इस अधिकारी की नियुक्ति अपने अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में की थी, जिसका उल्लेख 5वें जो शिलालेख है उस शिलालेख के अंदर भी हमने क्या किया देखने को मिलता है। अब इसका महत्वपूर्ण काम एक अन्य काफ़ी सारे काम थे, लेकिन इसका महत्वपूर्ण काम ये था अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से सज़ा हो गई है यानी जिसका वो दोषी नहीं है और फिर भी सज़ा हो गई है, तो ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक सहायता का भी ये प्रबंधन करता था और लोगों के अंदर नैतिक आचरण देखता था, धम्म के नियमों को लागू करवाने का प्रयास करता था। इस तीसरे पॉइंट का हम तीसरा अब सब पॉइंट देखेंगे, जो ये है कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। तो मौर्य साम्राज्य की जो महत्वपूर्ण क्यों था उसके बारे में देखेंगे।
देखो, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं हर चीज़ को इसमें समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं इसी बात में ही यकीन रखता हूँ। आज जैसा कि मेरे चैनल पर देखेंगे, सभी तरीके के वीडियो में इसी तरीके की आपको काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने का प्रयास करता हूँ। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू कर दी, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया था। क्योंकि इस समय जो भारत के अंदर जो एक पहली बार जो एक विशाल साम्राज्य की ये स्थापना होती है, और पहली बार भारत के अंदर एक राजनीतिक एकता देखने को मिलती है। भारत को एक एकता के या एक सूत्र में भारत को बांधने का इस समय प्रयास किया जाता है, तो इसी कारण ये एक प्रमुख काल के रूप में माना जाता है। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। जब इतिहास का लिखेंगे तो उस समय की कौन सी बात है, 19वीं सदी की बात है। तो भारत क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था, यानी भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धन लगी। जो किसके बारे में बात हो रही है, ये मौर्य साम्राज्य के बारे में बात हो रही है। साथ ही प्रस्तर यानी जो पत्थर की जो मूर्तियों सहित मौर्य कालीन और सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे, जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। और इन्हीं के आधार पर हमने मौर्य काल के जो इतिहास है उसकी पुनर्निर्माण कर पाए हैं। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से क्या है, भिन्न है। जो मौर्य वंश के हैं वो अन्य प्रकार के जो भी शासक है, चाहे वो शक हुए या अन्य प्रकार के शासक, उनसे भिन्न यानी अलग तरीके के हैं। इसमें उन्हें ये लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक था, जैसा कि उसके अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है। साथ ही वे बाद के अन्य राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे, बहुत अच्छे भी थे, जो अपने नाम के साथ साथ बड़ी बड़ी उपाधियां भी जोड़ते। देव नाम पिए, दसी राजा, ऐसी महत्वपूर्ण उपाधियां अपने नाम के साथ जोड़ते थे। और प्रारंभ में तो हालांकि जब तक उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था, तब वो चंड अशोक जैसी उपाधियां भी धारण करते थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि 20वीं सदी के जो राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना, और इससे प्रेरणा ग्रहण करके उन्होंने इतिहास को लिखने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। ये साम्राज्य मात्र 150 साल नहीं, वैसे इसका काल 137 वर्षीय माना जाता है, ताकि लगभग हम मान सकते, जिससे उपमहाद्वीप के एक लंबे इतिहास के बहुत बड़ा काल नहीं माना जाए। क्योंकि इसके बाद में चाहे हम गुप्त काल देखते हैं या और भी जो टाइम पीरियड देखते हैं, वो इससे लंबे साल तक चले, कोई 200 वर्ष, कोई 400, कोई 600 वर्ष तक, है ना, कोई हजार वर्ष तक भी कोई राजवंश चले। तो 137 वर्ष तक ये पूरा साम्राज्य चला, और इसमें महत्वपूर्ण रूप से हम 3 शासक हमें देखने को मिलते हैं। एक तो, और महत्वपूर्ण बात करें तो 2 ही, मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो संस्थापक के कारण उतना प्रसिद्ध था, और बाकी जो महत्वपूर्ण शासक अशोक था, और अंतिम इस वंश का शासक बृहदर्थ था, जिसकी हत्या चुंग वंश के शासक पुष्यमित्र चुंग ने करके चुंग वंश की क्या कर ली थी, स्थापना कर ली थी। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 में देखें, जो पूर्व हम देख चुके हैं, कई बार देखा, तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। मैं आपको दोबारा से भी इसका रीड डाउन करवा देता हूँ। ये जो भारत का मानचित्र था, तो इसमें जो ये अशोक के साम्राज्य के अंदर जो ये केरल पुत्र हैं, चोल, पांड्य, चेर, तो ये राज्य इसके अंदर सम्मिलित नहीं थे। कुछ पश्चिम जो ये पूर्वी साइड के जो इलाके, जो बांग्लादेश है इस साइड के, तो इसमें से भी कुछ क्षेत्र हैं जो मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था, क्योंकि नियंत्रण कहा था, जैसे पाटलिपुत्र जो उसकी राजधानी और विभिन्न जो प्रांतीय केंद्र थे, वहाँ पर ही उसका मुख्य रूप से नियंत्रण था। बाकी क्षेत्रों में अशोक के जो आदेश है, उन आदेशों का हो सकता हो वो पालन नहीं, और कुछ जो व्यवस्था है वो उससे अन्य भी हो सकती है, यानी वह प्रशासन थोड़ा ढीला ढाला रहा होगा। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासकों और रजवाड़े स्थापित होने लगे थे। यानी जो 184 ईसा पूर्व के बाद की बात होती है, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है और चुंग वंश की क्या होती है, स्थापना होती है, उस समय केंद्रीकृत व्यवस्था है वो टूट जाती है, और जो नए नए शासक है वो शासक बनते हैं, नए रजवाड़ों का क्या होती है, स्थापना होती है।
तो आगे वाला जो राजधर्म के नवीन सिद्धांत का चौथा पॉइंट पढ़ने से पहले एक हम स्रोत 2 देख लेते हैं, जिसमें सेना के लिए हाथी किस तरीके से पकड़े जाते थे उसके बारे में लिखा जाता है। अर्थशास्त्र, जिसकी रचना हमने पूर्व में इसका वर्णन किया, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है। वैसे हम देखो स्रोतों की बात शुरुआत में देखते हैं तो अर्थशास्त्र और मैगस्थनीज की जो इंडिका है, इसके अलावा जो बौद्ध ग्रंथ जैसे दिव्यावदान वगैरह है ना, विभिन्न प्रकार के जो हवनसांग वगैरह, सिंह वगैरह चीनी यात्री है, जस्टिन स्ट्रेबो जैसे यूनानी यात्री है, तो बहुत सारे ग्रंथों से जैसे कथा सरित सागर है, मुद्रा राक्षस है, तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथों से हमें क्या मिलती है, मौर्य वंश के बारे में या उस के साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। वैसे तो इसमें सैनिक के अंदर 4 प्रकार की सेना का चतुरंग बल सेना का जो वर्णन इसमें अर्थशास्त्र में किया गया है। मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के उपाय इसके बारे में, क्योंकि जो इस 4 प्रकार की सेना थी, एक उसमें सेना थी जिसका नाम था हस्ती सेना। तो हाथी वनों के संरक्षक हाथियों को पालने वाले लोगों और पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों, वनवासियों और महावत कौन थे, जो हाथी को नियंत्रित करते थे, उनको चलाते थे, के साथ मिलकर 5 से 7 हथनियों की मदद से इन हाथियों को क्या करते थे, पकड़ने का प्रयास करते। इसके लिए क्या करते, जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए महल मूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते थे, ताकि वो किस दिशा के अंदर गए हैं उनके आधार पर उनको पकड़ने का प्रयास करें। प्लूटार्क इसके बारे में वर्णन करता है। 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे। कुछ इतिहास इस जो विवरण को अतिशयोक्तिपूर्ण यानी बढ़ा चढ़ाकर किया गया जो विवरण मानते हैं कि इतने प्रकार की इतनी बड़ी सेना उस समय नहीं हो सकती है। चलो ये तो अलग ही बात है कि इतनी थी या नहीं थी, इसके बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो राजधर्म के नवीन सिद्धांत होते हैं। अब देखो इन सिद्धांतों के अंदर अलग अलग देखेंगे। तो पहला इसका सब पॉइंट है वो है दक्षिण के राजा और सरदार, जो दक्षिण भारत के अंदर जो राजा बने और सरदार थे। अब देखो इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। एक तो होते थे राजा, राजा को क्या कहा जाता था, किंगडम कहा जाता, ठीक है ना। और दूसरा इसके बाद होते थे सरदार। सरदार यानी एक कबीले के जो मुखिया होते थे, जिसे हम शिपडम के नाम से जानते हैं। किसके नाम थे, शिपडम के नाम से। और तीसरी प्रकार के होते थे वो समूह का राजा। कैसा, समूह का शासन होता था, जिसको हम किस नाम से जानते थे, ओलिग्रासी के नाम से जानते थे। तो इस तरीके से ये अलग अलग प्रकार के 3 तरह की व्यवस्था होती थी। और उसमें हम यहाँ राजा और सरदार के बारे में समझने का, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर जिन राज्यों में हम देखते हैं, ये तमिलकन क्षेत्र में चाहे चोल थे, चेर थे, पांडे थे, तो यहाँ पहले सरदारियाँ थी, यानी विभिन्न प्रकार के कबीले थे, और या उनका फिर विभिन्न प्रकार का जो समूह था उसका मुखिया था। और इनसे बाद में चल करके यहाँ फिर राजवंश की क्या होती है, आगे चल करके सरदारियों से यहाँ स्थापना होती है। उपमहाद्वीप के दक्कन और जो मानचित्र मैप में हमने देखा था, और दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम का क्षेत्र जो मुख्य रूप से तमिलनाडु में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और कुछ हिस्सा केरल के अंदर स्थित है। तो इसमें 3 प्रकार, चोल, चेर और पांडे जैसे सरदारियों को जो राज्य बहुत ही क्या समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए। काफ़ी लंबे समय तक इसके इन्होंने क्या किया था, शासन किया था, और दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत को भी प्रभावित किया था। क्योंकि हम देखते हैं जो चोल वंश के शासक थे, उन्होंने गंगा नदी तक अपना अभियान किया था, और पाल वंशी शासकों को क्या किया था, पराजित किया था। और इन्हीं के कारण जो बंगाल की खाड़ी वो चोल झील में भी परिवर्तित होती, और वृत्तर जो भारत है उसका भी क्या करते थे, निर्माण करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो अब सरदार और सरदारी क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा स्पष्ट और जान लेते हैं। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी, यानी वंश क्रम से भी उसका चुनाव हो सकता था और नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर व्यक्ति जो वंश क्रम वाला व्यक्ति योग्य नहीं होता था तो दूसरे युक्त के व्यक्ति का चुनाव कर लिया जाता था। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते थे, यानी उसके समर्थक कौन थे, यानी एक कबीले का नेता ही समझ लो, या एक परिवार का जो बड़ा उस समय संयुक्त परिवार होते थे उसका मुखिया जैसा ही समझ लो, उसके खानदान के लोग थे। सरदार के कार्यों में विशेष क्या था, विशेष अनुष्ठान का संचालन करना, तो उसका संचालन करने का कार्य करते। युद्ध के समय ये क्या करता था, सरदार जो अपना खानदान के लोग थे उनका नेतृत्व करता था। विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका, अगर अपने खानदान के लोगों के अंदर किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता था तो उस झगड़े को क्या करता था, सुलझाने यानी निपटाने का काम करता था, उसमें बीच में मीडिएटर का काम करता था।
वो अपने अधीन लोगों से क्या लेता भेंट, ये ध्यान रखना। जबकि राजा क्या लेते थे, कर वसूली। तो यही राजा और सरदार में अंतर है। राजा लोग जनता से टैक्स लेते थे, कर लेते थे, उनके लिए अलग से सेना होती थी जो स्थायी होती थी, उनकी अलग स्थायी नौकरशाही हुआ करती थी, और टैक्स की निश्चित दर होती थी, उसी की वसूली के लिए अधिकारी होते थे। जबकि यहाँ सरदार में ऐसा नहीं होता, यहाँ कोई टैक्स वगैरह नहीं लेते थे, लोग अपनी इच्छा से क्या करते थे, सरदार को भेंट देते थे। आगे इसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। और अपने समर्थकों में उस भेंट का वो वितरण भी करता था, यानी जो भेंट ये लोग क्या करते थे, प्राप्त करते थे अपने अधीन लोगों से, यानी जिनकी ये रक्षा करते थे या सुरक्षा का जिनको ये वादा करते थे, उन लोगों से लेकर अपने समर्थकों के बीच में वितरण यानी उनको बांट देते थे। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना अधिकारी नहीं होते थे, जो खानदान के लोग थे। जरूरत पड़ने पर उन्हीं से सेना का अस्थायी रूप से सेना का गठन किया जाता था। और अब टैक्स वगैरह लेने नहीं होते थे, कोई अधिकारी वगैरह उसमें से ऐसा होने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। और सीधे जो लोग होते थे भेंट वगैरह वो इस सरदार को अर्पित कर देते थे, इसको समर्पित कर देते थे। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में। अब देखो संगम क्या है, संगम जो प्राचीन जो तमिल विद्वान है उन विद्वानों की क्या थी, उन तमिल जो विद्वान हैं उन विद्वानों की जो सभाएं हैं, तो उन्हें हम क्या करते थे, संगम के नाम से। तो उन संगमों के अंदर क्या किए गए थे, विभिन्न ग्रंथों की रचना की गई थी। तो इन ग्रंथों को हम संगम ग्रंथों के नाम से, जो खासकर पांड्य काल के अंदर इनकी क्या थी, महत्वपूर्ण रूप से रचना, जो 3 संगमों का आयोजन किया जाए। अगर आपको पता है इन संगमों के बारे में तो कमेंट के अंदर तीनों संगमों का नाम बताइए और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, यह साथ में भी लिख दीजिए। जो सरदारों का क्या देती थी, विवरण देती। और इसमें आगे हम एक स्रोत भी देखेंगे, उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और विवरण किस प्रकार से दिया, ये भी आगे देखेंगे। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा क्या करते थे, राजस्व जुटाते थे, यानी उनके इलाके से जो भी लंबी दूरी के व्यापारी गुजरते थे तो उनकी यह सुरक्षा करते थे, और बदले में उनसे अपने इलाके से सुरक्षित गुजरने के लिए उनसे ये क्या करते थे, कुछ टैक्स वगैरह जैसे या वसूल करते थे या उनसे भेंट वगैरह लिया करते थे। इनके मध्य और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन वंश, जिसकी स्थापना कौन करता, सिमुक नामक व्यक्ति करता, जिसके बारे में मैं पूर्व में भी वर्णन कर चुका हूँ, जिसका समय लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक, मतलब 200 ईसा पूर्व से लगाकर 200 ईस्वी तक का समय इसमें माना जाता है। लगभग 400 वर्ष के आसपास का समय जो इनका माना जाता है। और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर वाला क्षेत्र, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र, और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मुल्क, जो गुजरात वाला क्षेत्र है, शक शासक शामिल थे। शक भी एक जाति थी जिसमें हम देखते हैं उज्जैन है, इसके अलावा जूनागढ़ वगैरह इस क्षेत्र में, मथुरा वगैरह इस क्षेत्र में भी उन्होंने शासन किया था। इनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवां शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे, एक बार सत्ता में आने के बाद में ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा इन्होंने कई प्रकार से किया। यानी ये लोग कौन थे, इसके बारे में विद्वानों के बारे में कई सारे मतभेद हैं, जिनके बारे में यहाँ आप डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए होगा तो बाद में मुझे समय तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसा अलग थे। और बाद में जब ये शासक बन के सत्ता में आ गए तो अपना सामाजिक स्थिति को ऊंच उठाने का दावा इन्होंने कई बार किया था। अब पॉइंट संख्या 4 का दूसरा सब पॉइंट देविक राजा। इसको पढ़ने से पहले हम स्रोत संख्या 3 को देखेंगे। यह पांड्य सरदार नहीं, ये गलत लिखा गया, यह चेर सरदार है। शरद सरदार चैन गुत्तु वन की जो वन यात्रा उसके बारे में, जिसका वर्णन हमें किस में मिलता है, तमिल मात के, जो कि तमिल भाषा का सर्वप्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसका नाम क्या है, शिल्पाधिकारम। इसका रचनाकार जो इलंगो आदिकल है उसको माना जाता है। इसका एक अंश देखेंगे। इसमें पहले मैं कहानी आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा क्या है, फिर ये जो सैन गुतुवन की जो एक सरदार है यहाँ का, इसकी यात्रा के बारे में हम देखेंगे। जो चेर वंश का एक सरदार था उसकी यहाँ किस तरीके से जो यात्रा वन यात्रा उसका उल्लेख किया गया है। तो इसमें देखो क्या होता है। वैसे सबसे पहले इसका जो शिल्पाधिकारम, इसका शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है, नुपुर के गीत। जो पैरों के अंदर जो पायल जैसा ही कुछ पहना जाता है नुपुर, तो उसकी ही कथा का इसके अंदर वर्णन होता है। अब देखो होता क्या, इसके अंदर 2 पात्र, एक पात्र का नाम है जो पुरुष पात्र उसका नाम है कोवलन, और एक जो स्त्री पात्र उसका नाम है कनगी। अब देखो क्या है, कोवलन
जो पुहार या जिसे कावेरी पत्तनम कहते हैं उसके एक समृद्ध व्यापारी का ये पुत्र होता है और एक अन्य व्यापारी की ये पुत्री होती है कनगी। दोनों में आपस में प्रेम हो जाता है, दोनों क्या कर लेते, विवाह कर लेते हैं। काफ़ी समय तक दोनों का जो पारिवारिक जीवन अच्छी तरीके से चल रहा होता है। बाद में एक बार क्या है, कहीं जाता है कोवलन और एक नर्तकी होती है माधवी नाम की। तो माधवी नाम की जो नर्तकी होती है उसका नृत्य देखता है और दोनों के अंदर फिर नज़दीकियाँ बढ़ने लग जाती है और ये कोवलन ये कनगी को भूल जाता है और माधवी के साथ रहने लग जाता है और अपनी धन दौलत को माधवी पर लुटाने लग जाता है और कंगाल हो जाता है। और जब कंगाल हो जाता है तो माधवी इसको अपने घर से क्या कर देती है, निकाल देती है, इसका अपमान करती है, इसका तिरस्कार करती है। तो वापस ये कनगी के पास आता तो कनगी इसको क्या कर देती, क्षमा कर देती। जब इनको अपना खर्च चलाने के लिए पास में कुछ नहीं होता है तब क्या होता है, कनगी के पास सिर्फ 2 नुपुर होते हैं जो पैरों में पहनने की कड़े टाइप के, तो उनको दे उसमें से एक देती है कि आप इसको बेच करके क्या कर दीजिए, अपने लिए कुछ पैसा वगैरह प्राप्त, ताकि राशन पाने की व्यवस्था की जाए। जब ये लेकर के जो कहाँ जाता, मदुरा नामक शहर है जिसको मदुरई कहते हैं, वहाँ जाता, उसकी बाजार में एक सोनार के पास जाता है। तो उसी समय वहाँ का जो राजा होता है उसकी जो रानी होती है, उसकी रानी का जो एक वैसा ही नुपुर होता है जो एक सोनार षड्यंत्र करके क्या कर लेता है, उसको छुपा देता है, यानी वो गुम हो जाता है। और जब ऐसी सूचना वहाँ उस आसपास के क्षेत्र में होती है कि रानी का जो नुपुर है वो गायब हो गया है, और जब कोवलन उस जो कनगी के नुपुर को बेचने जाता है तो उसके राजा के जो सैनिक उसको पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं और राजा उसकी एक बात नहीं सुनता और राजा इसको मृत्युदंड दे देता है। और जब इसकी सूचना कनगी को मिलती है तो कनगी अपने पास रखा दूसरा नुपुर लेकर के राजा के पास जाती है और उसकी सारी विशेषताएं बताती है कि आपकी रानी का तो एक नुपुर गायब हुआ था, गुम हुआ था, ये तो मेरे दोनों ही आप देख सकते हो, इसमें समान रूप से विशेषताएं हैं। इस बात से राजा को बड़ा पछतावा होता है और कहा जाता है इस पछतावे के कारण राजा की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से ये इस ग्रंथ के अंदर वर्णन। अब हम देखते हैं इसकी लिखा क्या है इसमें। तो जब वह वन की यात्रा पर थे तो लोग नाचते गाते पहाड़ों से उतरे, ठीक उसी तरीके जैसे पराजित लोग क्या करते, विजयी लोगों का आदर करते। मतलब सरदारों का किस तरीके से उसके अधीन लोग होते थे वो किस तरीके से स्वागत करते उसका वर्णन किया गया। वे अपने साथ उपहार लाए, उपहार कहो या भेंट कहो, जिसमें क्या थे, हाथी दांत थे, सुगंधित लकड़ी थी, हिरणों के बाल से बने चंवर थे, मधु यानी जो शहद था, चंदन, गेरू, चूरमा जो आंखों के अंदर जो काजल कहते हैं जिसको, हल्दी, इलायची, मिर्च आदि वस्तु थी। वे अपने साथ नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी मृग, ये हिरण होता है जिसके अंदर कस्तूरी पाई जाती है, बड़ा ही महत्वपूर्ण हिरण होता है। कई बार ये आध्यात्मिक चीज़ों में होता है कि इस कस्तूरी तो जो मृग की नाभि के अंदर होती है, लेकिन इसको ये वन वन में ढूंढते हुए फिरता रहता है और शिकार के जाल में फंस जाता है, यानी अपनी जान से भी क्या कर लेता है, हाथ धो बैठता है। लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, बोलने वाले तोते याद दिलाते, मतलब तो ये टैक्स नहीं लेते थे, सरदारों को ये इस तरीके से भेंट दिया करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर हमने देखी। अब हम देखते हैं जो इसका जो देवीय राजा होता वो सिद्धांत क्या था, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस दरमियान आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब देवीय राजा क्या था उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ा था। अब देखो ये यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि देखो बीच में भारत के अंदर विदेशी जातियों का आगमन होता है। अब विदेशी जातियों को यहाँ के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अब स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो व्यक्ति को किसी से अपना तादाद पे स्थापित करना पड़ेगा। आज भी देखते हैं व्यक्ति किसी न किसी की ओट ले लेता है, जैसे कोई कमज़ोर व्यक्ति होता है तो किसी समृद्ध व्यक्ति की ओट ले लेता है। तो वैसे ही इन समय में राजाओं ने क्या किया, देवताओं से अपनी समानता स्थापित कर दी, उससे अपनी तुलना कर दी, उनसे अपना जुड़ाव स्थापित कर दिया ताकि लोग उनका विरोध नहीं करें और उनके आदेशों को देवता का आदेश मान करके उनको क्या करते रहें, स्वीकार करते रहें। ये विभिन्न कालों के अंदर में देखा और आगे भी हम अलग अलग पार्ट के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से राजाओं ने इस देवीय सिद्धांत का प्रयोग अपने राज्य को अक्षुण्ण बनाने के लिए, लोगों के विरोध को रोकने के लिए, उनकी स्वामी भक्ति प्राप्त करने के लिए किया था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला क्षेत्र, बलूचिस्तान तक का
तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने इसका प्रयोग किया, जो लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक का रहे। अब देखो कुषाण कौन थे, ये चीन से आए थे। चीन के अंदर जो क्या थे, ये चरवाए थे। तो वहाँ पर क्या था, अलग अलग जनजातियाँ हुआ करती थी। तो एक जनजाति थी हूण जनजाति, तो इसका जो कुषाण नाम बाद में होता है, इसका पहले नाम यूची होता है, यूची जनजाति। तो कुषाण होना, कुषाणों को हुंगनू भी कहा जाता। तो उस जनजाति ने इस यूचियों को वहाँ से खदेड़ दिया, यानी पराजित कर दिया। अब वहाँ से जब इनको खदेड़ दिया तो ये इली नदी घाटी तक आए, और वहाँ से ये 2 भागों में, यानी जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र है जिसमें रीजन हम आज किर्गिस्तान, ये जो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान वगैरह का जो क्षेत्र है, ये 5 महत्वपूर्ण जो देश इस क्षेत्र में आते। तो वहाँ से होता हुआ ये भारत तक आते, जो बैक्टीरिया वाले क्षेत्र में आते, और वहाँ से ये जो पहले तो 2 शाखाओं में बढ़ते, एक बड़ी शाखा और एक छोटी। तो ग्रेटर से ये महान कहलाने लगते हैं, और यहाँ से जब ये भारत की तरफ बढ़ते फिर 5 शाखाओं में और बढ़ जाते हैं, जिसमें से एक शाखा होती कुषाण, और बाद में ये शक्तिशाली होती है और अन्य शाखाओं को भी अपने में शामिल कर लेती हैं। और कुषाण वंश के अगर शासन की बात करें तो इस वंश का संस्थापक था जिसका नाम था कुजुल कडफिसस। उसके बाद विम कडफिसस आता है, और फिर कनिष्क आता है, फिर वासिष्क, हुइस्क जैसे शासक भी इसी वंश के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया किसने किया था, कुषाण शासकों ने, जिन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई। आगे इनके बारे में हम सिक्के, इसके अलावा कनिष्क की जो में एक मूर्ति भी देखेंगे जो बिना सिर की है। तो जिससे कुषाण इतिहास की रचना किसे होती है, अभिलेखों से और साहित्य परंपराओं के माध्यम से। जिस प्रकार राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण हमें उसके सिक्कों और मूर्तियों से देखने को मिलता है। जहाँ पर मैं अभी आपको इसके नीचे ले चलूँगा, यहाँ पर इसके सिक्के दिए गए, ये कनिष्क का सिक्का है। तो एक तरफ यहाँ पर कनिष्क का फोटो, इसके एक तरफ ये देवता का, मतलब देवता के साथ इन्होंने अपनी तुलना स्थापित करने का कार्य किया है। ऐसा ही हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास माट नामक बड़ा ही महत्वपूर्ण, वहाँ के एक देव स्थान था जिसे देवकुल भी कहते थे, स्थानों की स्थापना करते थे। पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्ति, यानी यहाँ जो देव स्थान होते थे या देवकुल, उसमें कोई देवता की मूर्ति नहीं होती थी, वहाँ कुषाण राजाओं की मूर्ति लगाई गई, और अपने को इन्होंने देवताओं के समान स्थापित किया, उनके तुल्य स्थान। अफगानिस्तान के भी एक स्थान से देव स्थान पर इसी प्रकार यानी कुषाण राजाओं की मूर्तियां हमें मिली है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण समय को देवतुल्य यानी देवताओं के समान प्रस्तुत करना चाहते थे, ताकि विदेशी होने के कारण लोग उनका विरोध नहीं करके उनको यानी भगवान द्वारा या देवता के द्वारा उन पर शासन करने के लिए भेजा हुआ मानकर उनको सर स्वीकार करें और उनके आदेशों का पालन करें। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि बढ़ाई। देवपुत्र सही सहानुसाई, जो हम समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अंदर भी पढ़ते हैं, की उपाधि भी लगाई थी। संभवत वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जिन्होंने समय को स्वर्गपुत्र कहा। चीन के लोग जो शासक थे वो स्वर्गपुत्र की, लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है कि इनका तो दिमाग इतना ही था, लेकिन ये स्वर्ग और जो देवपुत्र या जो देव होते हैं तो ये एक ही चीज़ें होती है। देवता लोग स्वर्ग में, 2 चीज़ें, स्वर्ग और नरक। नरक के अंदर क्या होता है, जो लोगों के अंदर जो बुरे कर्म होते हैं उनका दंड दिया जाता है, और जो अच्छे कर्म होते हैं उनका फल स्वर्ग के अंदर प्राप्त होता है। जैसे आपके पास अच्छी कमाई की, तो आप अच्छी होटल में जाकर है, तो वैसे होता अगर आप बुरे काम करते हैं तो फिर क्या है वो ढंग का पकौड़े भी खाने को नहीं मिले। तो ऐसी स्थिति में वहाँ होता है, तो इन्होंने अपने को स्थापित करना है। लेकिन जो भगवान होता है वो इससे कुछ और है, जिनके बारे में हमें जानकारी हमारे शास्त्रों को पढ़ने से प्राप्त होती है। लेकिन इस बात को उस समय के ये लोग नहीं समझ पाए थे, क्योंकि ये लोग तो क्या थे, राजा लोग थे, इनके पास इतना कहाँ समय था। इनके धर्मगुरु वगैरह जैसा भी इनको बताते थे तो उस हिसाब से कर लेते थे। तो उसमें से किसी ने इनको ये बता दिया होगा, सलाह दे दी होगी कि आप विदेशी हो या कोई आपको स्वीकार नहीं करेगा, तो आप अपने को देवताओं के तुल्य स्वीकार कर दो। जिसकी जो प्रेरित किसे हुए थे, चीनी लोग भी ऐसे ही क्या करते थे, लोगों के बीच में अपना शासन, उनकी स्वामी भक्ति प्राप्त करते थे। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य, अब गुप्त साम्राज्य की बात, कुषाणों के बारे में हमने देख लिया।
सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य भी मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। अब सामंत क्या थे? छोटे छोटे भूमिपति। अब राजा लोग क्या करते थे? अब राजा तो एक व्यक्ति तो अपने क्या करते थे, भाई अन्य कुटुंब जिनको कुछ भूमि दे देते थे, तो जहाँ उनका अपने अधीन ही उनको क्या करते थे, शासन बना लेते थे और उनसे फिर सैन्य कर व्यवस्था वगैरह का जो हिस्सा और अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से शासन चलाने के लिए उनको कुछ राइट्स भी प्रदान करते थे। तो अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों, कौन? ये सामंत लोग क्या करते थे? जिन क्षेत्रों पर इनका आधिपत्य होता था उन क्षेत्रों में अपने निर्वाह के लिए स्थानीय संसाधन करते थे। वहाँ की जो भूमि पर उनका नियंत्रण होता था और वे शासकों का क्या करते थे? आदर करते थे। जो समय या उत्सव के अनुसार उनके दरबार में भी जाते थे, उन्हें भेंट भी देते थे। इसके अलावा जो टैक्स वगैरह वसूल करते थे उसका एक हिस्सा भी उनके शासकों तक प्राप्त करते थे। और संकट के समय ये राजाओं की क्या करते थे? सैनिक सहायता भी किया करते थे। और जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते। हम देखते हैं कि इसका उदाहरण हम शक शासक जो रुद्रदमन के समय चलता है, जब वो जूनागढ़ नामक जो वहाँ पर क्या था, सिंचाई के लिए जो निर्माण किया गया था, तालाब था, झील थी, सॉरी, उस झील का टूट गई थी तो उसका पुनर्निर्माण करना चाहते, तो इसके मंत्री आदि ने विरोध करने के कारण वो क्या करते थे, इसका निर्माण नहीं कर पाए थे और बाद में उन्होंने अपने निजी खर्च से उस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो वो क्या बन जाते? शक्तिशाली सामंत राजा। जैसे हमने देखा कि बृहद्रथ कमजोर हो गया, जबकि उसका एक सामंता पुष्य में त्रिशुंग वो शक्तिशाली हो गया, तो मौर्य वंश को समाप्त करके उसने चुंग वंश की। वैसे देखते चुंग वंश के राजा कमजोर होंगे, कण्व वंश के कुछ सरदार शक्तिशाली हो गए, तो उन्होंने नए वंश की स्थापना कर दी। तो इसी तरीके से क्या होते थे, शक्तिशाली सामंत राजा बन जाते थे। और जो राजा दुर्बल यानी कमजोर होते थे वे क्या होते थे, बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे, उनकी अधीनता उनको स्वीकार करनी पड़ती थी या फिर वो मारे जाते थे। जैसा भी गुप्त शासकों का इतिहास क्या होता है? वैसे देखो, गुप्त शासकों के बारे में हमें जानकारी काफ़ी प्राचीन, जैसे हम देखते हैं कि जो दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच में से हमें प्राप्त होने लग जाती है इस वंश का। जैसे प्राचीन जो आरंभिक पुरुष से श्रीगुप्त को माना जाता है, उसके बाद घटोत्कच गुप्त आता है। वैसे इसका वास्तविक शुरुआत होती है चंद्रगुप्त प्रथम से होती है। कौन से होती है? चंद्रगुप्त प्रथम से। उसके बाद समुद्रगुप्त होता है, फिर अन्य प्रकार जो और भी चंद्रगुप्त आदित्य हैं, कुमारगुप्त हैं, स्कंदगुप्त जैसे होते हैं। फिर अंत में ये धीरे धीरे ये भी साम्राज्य क्या होता है, डिक्लाइन को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें से गुप्त शासकों में तो इनका इतिहास भी हमें साहित्य, विभिन्न प्रकार बड़े महत्वपूर्ण साहित्य इस समय प्राप्त होते हैं। और इस काल के सिक्के भी बड़े मात्रा में गुप्त शासकों ने भी क्या करे, सिक्के चलाए। जैसे भारतीय महाद्वीप में जो लेख युक्त सिक्के हैं या सोने के सिक्के, वो कुषाण शासकों ने चलाए। जबकि बड़ी मात्रा के अंदर भारत में अगर सिक्के चलाने का श्रेय है तो वो किनको जाता है? वो गुप्त शासकों को ही जाता है। इसके अलावा अभिलेखों को भी बड़ी मात्रा में रचना की। अशोक के बाद अगर या किसी ने भी ज़्यादा अभिलेखों रचना की तो वो गुप्त वंश ही था, जहाँ विभिन्न शासकों के संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही कवियों के द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा समय लिखी, जो प्रशंसा में लिखी गई बात होती उसको ही हम प्रशस्तियाँ कहते हैं। प्रशंसा, ख्याति में या खुशाबंद कह सकते हैं। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य भी निकालने का, यानी वो उसमें ऐतिहासिक तथ्य कोई बातें मिल जाए उन्हें ढूंढने का इतिहासकार प्रयास करते हैं। लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते थे और काव्य के रूप में भी उसको लिखा कर। जैसे प्रयाग प्रशस्ति लिखी है जो इलाहाबाद के अंदर स्तंभ अभिलेख में स्थित है, जिससे प्रयाग प्रशस्ति जिसकी रचना हरिश्चंद्र ने की थी। ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, गुप्त वंश का शासक। ये समुद्रगुप्त का राजकवि भी था, उसका संधि विग्रह भी था, उसका गुरु भी था, जिसने संस्कृत भाषा के अंदर इसकी क्या की है, रचना की है। अब देखो ये क्या था, मूलत ये अभिलेख जो था, जो इलाहाबाद को वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया, ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही कौशाम्बी के अंदर था। तो अकबर इसको उठाकर इलाहाबाद ला करके वहाँ किले में स्थापित कर दिया था। अब देखो क्या था, इस पर ये जो पहले यहाँ कौशाम्बी में था तो अशोक ने इसकी स्थापना की थी और इस पर अशोक का अभिलेख था।
लेकिन बाद में जब समुद्रगुप्त आया तो उसने देखा कि इस पर कुछ जगह खाली पड़ी है, तो समुद्रगुप्त ने अपनी जो प्रयाग प्रशस्ति इस पर लिखवा दी। बाद में एक और शासक देखते हैं हम मुगल काल के अंदर, जो जहांगीर होता है, उसने देखी थोड़ी जगह और खाली यार कि इनका तो अपन भी लिखवा देते। इसके ऊपर बीरबल का भी लेख हमें मिलता है, कहीं आप जाकर के नहीं देखो इसके ऊपर अभी कोई खाली जगह मिलती, हम भी अपना लेख लिखते, ऐसा मत करना अभी, क्योंकि फिर ऐतिहासिकता कुछ खराब हो जाएगी। अब देखते हैं यही समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है, जो स्रोत संख्या हम 4th देखते हैं। ये प्रयाग प्रशस्ति का ही अंश है, जैसा कि उसके ऊपर लिखा गया कि धरती पर उसका कोई मतलब इनको भी जो आध्यात्मिक तरीके से क्या किया, अंकन करने का यह प्रयास किया गया, यानी देवताओं से उसकी तुलना करने का प्रयास किया गया है। अनेक गुणों और शुभ कर्मों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं की यश को मिटा दिया, यानी उनको क्या कर दिया, अपने अधीन कर दिया। वे परमात्मा पुरुष है, यानी उनकी देखो तुलना की गई है, भगवान से तुलना की। साधु यानी भले की समृद्धि और असाधु यानी बुरे के विनाश। भले की क्या करते, समृद्धि करते हो, और असाधु यानी जो बुरा व्यक्ति होता है उसका विनाश के कारण है। वे अज्ञ यानी उनको जाना नहीं जा सकता। उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से वश में किया जा सकता है, यानी उनको आध्यात्मिकता दी ताकि लोग उनका क्या करें, पालन करें। वे करुणा से भरे हुए, वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता, यानी बहुत सारा दान भी देते। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों विरहिणियों पीड़ितों के उद्धार के लिए, यानी उनकी मुक्ति के लिए। वे मानवता के लिए दिव्य मान उदारता की प्रतिमूर्ति। वे देवताओं में कुबेर, यानी कुबेर कौन सा, धन का देवता होता है, वरुण जो समुद्र का देवता, इंद्र वर्षा का देवता, यम जो मृत्यु का देवता, उसके तुल्य। तो इस तरीके से इसकी तुलना करके जो देवत्व का सिद्धांत है वो स्थापित करने का प्रयास किया। यह हम साइड में देखते हैं, ये कनिष्क की मूर्ति है जो बलुआ पत्थर से बनी है, जो क्या बिना, जिसका सर नहीं है, नीचे का पूरा पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है। तो आज के पार्ट में हम इतना ही देखेंगे, ये बदलता हुआ देहात, ये नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।